हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और आज हमारा सेकेंड टाइप का रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो डीकम्पोजिशन के बारे में हमने बताया था, डीकम्पोजिशन में एक सिंगल कंपाउंड आपका 2 और मोर कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। एक सिंगल कंपाउंड आपका 2 और मोर कंपाउंड में क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो यानी दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक सिंगल कंपाउंड है, अगर मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये डीकम्पोजिशन हो जाएगा। 2 पार्ट में ब्रेक हो गया ये आपका जो डिकम्पोजिशन होता है ये जस्ट रिवर्स होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन में 2 और मोर आपके सब्सटेंस आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद केवल एक सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे आपका। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट रिवर्स होता है। इसमें आपका एक सिंगल सब्सटेंस या आप कह सकते हैं कोई कंपाउंड होगा, वो ब्रेक हो जाएगा 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 टाइप्स के हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ जो हीट देने पे, ऐसे कंपाउंड जो हीट देने पे ब्रेक हो जा रहे हैं, आपने उसको गर्म किया, हीट दिया तो ये ब्रेक हो गए। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ कि आपने उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी, आपने कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, तब अगर आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको बोलोगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल का मतलब आपने कंपाउंड को आपने सनलाइट की प्रेजेंस में, बाहर धूप में रख दिया। सनलाइट की प्रेजेंस में रखने पर अगर आपके कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है या ब्रेक हो रहा है तो इसको बोलेंगे आप फोटोकेमिकल रिएक्शन। चलिए फर्स्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तो क्या है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है, हीट देने पे हो रहा है, गर्म करने पे आपका सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एंड द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको इंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि इस रिएक्शन में आप हीट एनर्जी दे रहे हो, हीट आप कंटिन्यूसली दे रहे हो, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तब आपका कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सोथर्मिक बताया था। एक्सोथर्मिक में हीट देनी नहीं पड़ती, हीट निकलती है, और इसमें आपको हीट देनी पड़ रही है, हीट देने पे आपका कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़े या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उसको आप बोलेंगे क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब इसी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ तो बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। मतलब फेरस सल्फेट को अब हीट करना है आपको। ठीक है। तो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक्टिविटी में है टू स्टडी द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग। यही काम आपको करना है कि डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट को हीट करके डिकम्पोज करना है। एक्टिविटी हुई हमारी टू स्टडी द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग। करना क्या क्या है आपको, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। ये जो ट्यूब देख रहे हैं आप, ये बॉइलिंग ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब की तरह ही होती है, थोड़ा सा बड़ी होती है और इसकी हीट कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है टेस्ट ट्यूब से। यानी टेस्ट ट्यूब को ज़्यादा गर्म करेंगे तो ब्रेक हो सकती है, लेकिन बॉइलिंग ट्यूब के साथ ऐसा नहीं है। तो हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है। फिर इसका कलर नोट कर लेंगे कि फेरस सल्फेट किस कलर का है। अब इसके बाद इस बॉइलिंग ट्यूब को हम स्प्लिट लैम्प की सहायता से आप इसको हीट करेंगे। ठीक। अब फिर इसका कलर नोट करेंगे।
ऑब्जर्व कलर आफ्टर हीटिंग, एक बार हीट करने के पहले कलर नोट कर लीजिएगा, फिर हीट करने के बाद कलर नोट करिएगा। ठीक है, इतना काम करना है आपको। ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे आप, आपने ऑब्जर्व किया कि जब फेरस सल्फेट आपने लिया था, जब लिया था बॉयलिंग ट्यूब में, तो उस समय ये आपका ग्रीन कलर का था। ठीक है, जब आपने हीट किया इसको, जब इसको हीट किया तो ये पहले तो वाइट कलर का सॉलिड बन गया। आपने हीट किया तो पहले ये ग्रीन से वाइट में चेंज हुआ, फिर आप कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं और हीट किया आपने तो वाइट से क्या हो गया, ये ब्राउन सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये आपने देखा, जो देखा वही मतलब ऑब्जर्व किया आपने। और क्या देखा, while the gases SO2 and SO3 have the smell of burning of sulfur, ऊपर से कुछ गैस निकल रही थी। ठीक है, उसको आपने जब स्मेल किया तो आपको पता लगा कि बर्निंग ऑफ सल्फर की गैस की स्मेल आ रही है, यानी सल्फर के जलने की स्मेल आ रही है। इसका मतलब कौन कौन सी गैस हो सकती हैं, SO2 और SO3, यानी while the gases SO2 and SO3 have the smell of बर्निंग ऑफ सल्फर। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन था। चलिए, आपका है फिर रिएक्शन। अब इसी को रिएक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। फेरस सल्फेट आपने लिया था, तो FeSO4.7H2O। अगर फेरस सल्फेट हमारा ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का मतलब हो गया कि उसके साथ 7 वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। इसका फार्मूला पूरा होता है FeSO4.7H2O, यानी कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोलते हैं। FeSO4.7H2O को हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोलते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर का जुड़ा होना। अगर किसी साल्ट से वाटर जुड़ा हुआ है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल उससे ऐड हैं, तो उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड। ठीक है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, इसलिए बोला गया हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ये आपका ग्रीन कलर का होता है। इसका कलर अगर ग्रीन था, इसका मतलब था कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट था। इसको आपने हीट किया, हीट करने पे इसमें जो 7 वाटर का मॉलिक्यूल था वो अलग हो गया, तो बन गया FeSO4 + 7H2O। सारा का सारा वाटर निकल गया, उड़ गया। तो अब ये ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाइट में कन्वर्ट हो गया। ये इस समय ग्रीन कलर का है। ठीक है, हीट किया आपने, वाइट कलर का सॉलिड बन गया फेरस सल्फेट। अब आप हीट कर रहे हैं, फिर से हीट करिए, इसी को हीट करते रहिए, तो आपका जो ये वाइट कलर का सॉलिड है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो ब्राउन वाइट रहेगा, और हीट करते जाइए और हीट करते जाइए, तो ये वाइट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये फेरस सल्फेट था, इसको पहले यहाँ पे हाइड्रेटेड बोला था, जब पानी निकल गया, वाटर निकल गया, तो अब इसको आप बोल रहे हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब वाटर इसमें निकल गया है, सूख गया है। ठीक है, तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। अब ये डिकम्पोज होगा, अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ था, केवल वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ा हुआ था, वो अलग हो गया था। अब इसका डिकम्पोजिशन होगा, अब ये टूटेगा। ठीक है, अब ये टूटा, देखिए यहाँ पे 3 नए सब्सटेंस आपको दे दिया। एक आपका देखिए सिंगल सब्सटेंस था, डिकम्पोज हुआ, ब्रेक हुआ, तो 3 नए सब्सटेंस आपको यहाँ पे मिल गए। तो क्या क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये फेरस सल्फेट वाइट कलर से किस में कन्वर्ट हो गया है, ब्राउन कलर में। ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने का मतलब है ये फेरिक ऑक्साइड है हमारा। ठीक है, तो ये इतना हुआ। अब इसके आगे इसका लास्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप, कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि नहीं। तो आप बता सकते हैं कि द रेडिश ब्राउन, एकदम लाल कलर का होता है, ब्लड के जैसा। तो रेडिश ब्राउन कलर रेसिड्यू ऑफ किसका, फेरिक ऑक्साइड। रेडिश ब्राउन कलर रेसिड्यू ऑफ फेरिक ऑक्साइड एलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस, जो मिल रहा है आपको ही बताएंगे। द रेडिश ब्राउन रेसिड्यू ऑफ फेरिक ऑक्साइड along with the formation of किसके, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हो रहा है। इसका मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 3 चीज़ें बन रही हैं, एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है, ये 3 चीज़ें बन रही हैं। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। तो इसी को आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि द रेडिश ब्राउन
रेसिड्यू ऑफ फेरिक ऑक्साइड along with the formation of sulfur dioxide and sulfur trioxide gases. This is the example of decomposition reaction. तो ये एक एग्जाम्पल था आपका भी, अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी लेड नाइट्रेट को भी हीट करना है आपको, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को भी हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, टू स्टडी द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करना है, इसी के बारे में स्टडी करना है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या क्या करना है अब आपको। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है एक बॉइलिंग ट्यूब में। बॉइलिंग ट्यूब लिया, इसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लिया, फिर इसका कलर नोट कर लिया, नोट द कलर ऑफ पाउडर, किस कलर का है। फिर इसको हीट किया हमने, हीट किया। फिर फोर्थ है आपका व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हीट करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया। ये 4 पॉइंट है एक्टिविटी में, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन पे आइएगा, बताइएगा कि आपने क्या देखा। आपने देखा जब मैंने हीट नहीं किया था तब ये लेड नाइट्रेट हमारा वाइट कलर का था। जब हीट करना स्टार्ट किया तो हीट करने के थोड़ी देर बाद ये वाइट कलर किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। ये वाइट कलर में था पहले, फिर किस में चला गया, सॉरी वाइट कलर में था, हीट किया आपने, येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। ये आपने एक चेंज देखा। दूसरा आप चेंज देख रहे हो कि टेस्ट ट्यूब के माउथ से एक ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, और वह गैस आपकी कौन सी होगी, NO2 गैस होगी। NO2 गैस ब्राउन कलर की होती है। तो ब्राउन कलर गैस इज इवॉल्व। 2 ऑब्जर्वेशन आपने देखा कि फर्स्ट है कि पहले वाइट से येलो में चेंज हो गया आपका लेड नाइट्रेट। सेकंड देख रहे हो कि उसके माउथ से, बॉइलिंग ट्यूब के माउथ से एक ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगी, लेड नाइट्रेट आपने लिया था, इसको आपने हीट किया, हीट करने पे डिकम्पोज हुआ तो बन गया लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब ये जो NO2 निकल रही है यही आपकी है ब्राउन कलर की गैस, ये आपकी ब्राउन कलर की गैस है। तो लेड नाइट्रेट पाउडर लिया था आपने, ये वाइट कलर का था, आपने हीट किया तो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ साथ आपकी ब्राउन कलर की गैस निकलती है NO2 गैस, और साथ में ऑक्सीजन भी निकलती है जो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। अब बच्चों एक इसका लास्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बताएंगे आप, कंक्लूजन में यही बताना होगा कि आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि नहीं। सीधी सी बात है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो वाइट से अगर ये येलो में कन्वर्ट हुआ तो एक प्रोडक्ट आपका कोई येलो वाला होगा, और एक आप देख रहे हो ऊपर से कोई गैस निकल रही है ब्राउन कलर की, यानी 2 आपका प्रोडक्ट हो गया। तीसरा आपको दिख नहीं रहा है, वो तो बाद में एक्सपेरिमेंट से पता लग जाता है कि एक आपका O2 भी है। तो आप देख रहे हैं एक सिंगल सब्सटेंस आपका, सॉरी सिंगल कंपाउंड आपका 3 कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। लेड नाइट्रेट आपका लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और कौन सी रिएक्शन बोलेंगे डिकम्पोजिशन में, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका, आप इसको लिख सकते हैं, इन द एबव रिएक्शन द लेड नाइट्रेट is breaking down into the lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. So this reaction is known as decomposition reaction, and this reaction is carried out in the presence of heat, so it is a thermal decomposition reaction, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। इसको आप हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बचा आपका इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल आप इसको भी दिखा सकते हैं। लाइमस्टोन को आप हीट कर रहे हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको हमने दिखाए, केवल अभी आपकी ये थर्मल डिकम्पोजिशन के थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इसी को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है, पहले आसान लैंग्वेज में समझिएगा। इसमें कोई कंपाउंड लेंगे हम और उस कंपाउंड को हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। कोई कंपाउंड लेंगे या कोई साल्ट लेंगे, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे या वाटर में उसको हम डिज़ाल्व कर देंगे। अब वाटर में डिज़ाल्व करने के बाद अब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो हमारा कंपाउंड होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तब हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होंगी इनको बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंपाउंड in molten state or in aqueous solution called इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ या मैं लिख दे रहा हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस when electric current is passed through the compound in molten state or in aqueous solution called इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंपाउंड, किसमें, इन मॉल्टन स्टेट मतलब हो गया गलित अवस्था मॉल्टन स्टेट में, और इन एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। अब एक बात अलग से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो आपका ब्रेक हो रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे मान लीजिए NaCl है, नमक है, NaCl अगर ब्रेक हो रहा है Na+ और Cl- में, तो NaCl को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और इसकी जो ब्रेकिंग है, ये टूटना है इसका, ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। जो टूटता है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, और ये टूटने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हो गया द ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स
into their ions. The breaking of electrolyte into their ions is known as electrolysis. यानी इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयंस में टूटना इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं हम इसके। एग्जाम्पल में हमारा है फर्स्ट, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, यानी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, वाटर को ब्रेक करना है, उसका डिकम्पोजिशन कराना है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, देखिएगा ध्यान से। इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, एक हमने मग ले लिया है, उसको उल्टा मग में जो आपकी नीचे का जो प्लेन है मग का, उसमें मग नीचे की सरफेस पे हम 2 आपके पोर करेंगे, ग्रिल से 2 छेद करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों पोर से 2 आपकी कार्बन की रॉड लगा देंगे हम। ध्यान समझिएगा, एक मग लेंगे, मग के नीचे की जो प्लेन सरफेस है उस पे हम 2 आपके पोर करेंगे, ग्रिल से 2 छेद कर लेंगे। अब इसमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा लेंगे दोनों पोर में हम। ठीक है, अब इसी दोनों इलेक्ट्रोड के माउथ को हम टेस्ट ट्यूब से ढक देंगे, यानी इसके ऊपर उल्टी टेस्ट ट्यूब, दोनों के ऊपर उल्टी टेस्ट ट्यूब हम रख देंगे। लेकिन टेस्ट ट्यूब में क्या होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब में वाटर होना चाहिए। दोनों टेस्ट ट्यूब में वाटर भर के हम इसी दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर रख देंगे उल्टा। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा हम बाहर निकाले रहेंगे और इन दोनों को बैटरी से हम जोड़ना है, बैटरी से जोड़ेंगे और ऊपर से इस मग में भी हम वाटर भरे रहेंगे। इतना काम हमको करना है। ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट फिर सुनिएगा। एक मग लेंगे, मग के नीचे की सरफेस में हम 2 पोर करेंगे, ग्रिल से या 2 छेद कर सकते हैं हम। अब इसमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाएंगे हम। कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में वाटर भर के इस दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर हम उल्टा रख देंगे। अब इस पूरे मग में हम पानी भर देंगे। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, हम बैटरी से जोड़ देंगे। अब इसके बाद हमको क्या ऑब्जर्व होगा उसी को आपको बताना है। तो देखिएगा, जब बैटरी से जोड़ देंगे आप तो कुछ टाइम पीरियड बाद दोनों इलेक्ट्रोड में गैस के बबल्स आपको दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि इसमें कुछ गैस के बबल्स उठ रहे हैं। ठीक है, गैस के बबल्स उठेंगे, किसी में देखेंगे आप, फिर दोनों में चेक करेंगे कि किसी एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस का वॉल्यूम होगा, जो गैस बन रही है, किसी एक टेस्ट ट्यूब में गैस का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा चढ़ा होगा, और किसी एक में गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा। वो आपको दिखाई देगा कि जिसमें अगर गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसमें वाटर जो है नीचे चला जाएगा, और जिसमें गैस का वॉल्यूम थोड़ा कम होगा उसमें वाटर थोड़ा ऊपर तक रहेगा। गैस ज़्यादा होगी तो वाटर को दबा देगी नीचे। ठीक है, और गैस कम होगी तो वाटर ज़्यादा ऊपर तक चढ़ा रहेगा। ठीक, तो दोनों में आप ऑब्जर्व करेंगे, एक ट्यूब में आपकी गैस का वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, एक में आपके गैस का वॉल्यूम कम दिख रहा है। इतना आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, और क्या देख रहे हैं आप, उसके बाद एक कैंडल लेके आइए, जलती हुई कैंडल लेके आइए, दोनों टेस्ट ट्यूब के पास जरा आप लेके जाइए। तो जैसे ही आप जलती हुई कैंडल को इस जो आपके राइट हैंड साइड पे आपका इलेक्ट्रोड है, इस राइट हैंड साइड पे जब जलती हुई कैंडल को लेके आएंगे तो पॉप की साउंड देता है ये। ठीक है, और इधर आपका कुछ ऑब्जर्व नहीं होता है, इधर लेके जाते हैं तो पॉप की साउंड निकलती है। तो क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने, फिर सुनिएगा। आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों इलेक्ट्रोड में गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब गैस बन रही है। ठीक है, फिर देखा कि एक इलेक्ट्रोड में गैस का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, एक में कम है। फिर आप जलती हुई कैंडल जल लेके गए तो जब आप राइट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रोड है उधर जब जलती हुई कैंडल लेके गए तो आपकी पॉप की साउंड आती है, इधर ऐसी कोई साउंड आती नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर माइनस चार्ज होता है उसको कैथोड बोलते हैं, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है इसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, इतना याद करिएगा। अब रिएक्शन क्या होगी हमारी, जरा इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन हो गया, रिएक्शन क्या बनेगी हमारी, जरा रिएक्शन ध्यान दीजिएगा। ये जो वाटर लिया गया है ये नॉर्मल वाटर नहीं है, बिल्कुल प्योर वाटर नहीं है, सॉरी, इसमें थोड़ा सा एसिड मिलाया गया है। ठीक है, एसिडिफाइड वाटर है।
तो एसिड में मान लीजिए हमने कौन सा एसिड लिया था, मान लीजिए हमने HCl लिया हुआ है और वाटर लिया हुआ है, हमने वाटर लिया है, एसिड लिया है, इन दोनों को मिलाया है। अब जब इन दोनों को मिलाने के बाद हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, ये HCl आपका H+Cl- में कन्वर्ट होगा और H2O आपका H+ और OH- में ब्रेक होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए इसमें 2 H+ है, कितने टाइप के आयन बन रहे हैं, एक टाइप का आयन हो गया H+, दूसरे टाइप का आयन हो गया Cl- और तीसरे टाइप का हो गया OH-। अब इधर आइएगा, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लस चार्ज है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लस चार्ज है उस पर निगेटिव वाला जाके चिपकेगा, ये चिपक सकता है जाके, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उस पर क्या जा सकता है, आपका H+ ही है तो उस पर आपका H+ जा सकता है। कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज है तो इस पर H+ जाएगा, और एनोड के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर वो आयन जाएगा जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, H+ तो 2 मिल रहा है, तो H+ कैथोड पे तो H+ ही जाना है, पक्का हो गया। लेकिन एनोड पे जाने के लिए हमारे पास 2 आयन है, या तो Cl- जाएगा या तो OH- जाएगा, एक ही जाएगा, दोनों नहीं जाएगा, किसी एक को ही जाना है, या तो OH- जाके चिपकेगा इस पे या तो Cl- जाके चिपकेगा। लेकिन कैथोड पे तो पक्का है, क्योंकि कैथोड के लिए हमारे पास केवल हाइड्रोजन ही है, H+ ही है, इससे भी H+ ही निकाल रहा है, इससे भी H+ ही निकाल रहा है, तो इस पे तो H+ ही जाना है। ठीक है, इतना पक्का हो गया। कंफ्यूजन कहाँ पे है, एनोड पे है कि कौन सा आयन जाएगा हमारा। तो ये आपकी इस क्लास में तो नहीं जानेंगे आप, हायर क्लासेस में आपको पता लगेगा। जो आपका OH- है, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl- से ज़्यादा होता है, यानी ये पहले डिस्चार्ज होगा, ये बाद में जाकर डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब अपने ऊपर जो चार्ज लगा है उसको ख़त्म कर दे, निकाल दे, तो ये पहले डिस्चार्ज होगा। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो ये पहले डिस्चार्ज होगा, इसका कम होता है। तो OH- आपका इस एनोड पे जाएगा, H+ कैथोड पे जाता है। ठीक है, अब हम रिएक्शन पे आते हैं, कैथोड की रिएक्शन देखते हैं हम कि कैथोड पे क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कैथोड पे क्या जा रहा है, कैथोड पे H+ जाएगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे H+ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है। कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जितना प्लस चार्ज होगा उतना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो +1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बना, H। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी H के फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, तो हमेशा H2 के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे इसको आप लिखेंगे 2H+, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बनेगा H2। हाइड्रोजन कभी भी H के फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको हमेशा H2 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब एनोड की रिएक्शन देखिएगा आप, एनोड पे क्या होगा। एनोड पे हमने बताया OH- जाएगा, Cl- नहीं जाएगा, तो OH- जाएगा। अब OH- जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, एनोड के ऊपर जाके चिपकेगा, एनोड के ऊपर प्लस चार्ज है, जब प्लस चार्ज है और इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे दिया, इस एनोड को दे दिया ना। OH- इस इलेक्ट्रोड पर जाके चिपका, जब चिपका तो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको सौंप दिया, तो यानी इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये केवल OH बचा हुआ है। अब ये कभी OH आपका कोई कंपाउंड नहीं है। ठीक है, इसको आप सही करेंगे तो क्या करेंगे आप, अगर हम यहाँ पे 4OH कर दें, पहले अगर 2OH करके देखिए क्या होगा। 2OH जोड़ें तो 2OH जोड़ने पे H2O बन सकता है। अगर H2O बना दिया तो एक ऑक्सीजन बचा है। अभी 2OH का मतलब 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो H2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अभी एक ऑक्सीजन बचा है। तो क्या करें उसका हम, ऑक्सीजन कभी O के फॉर्म में नहीं मिलता है, हमेशा O2 के फॉर्म में मिलता है, मतलब ये गड़बड़ है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर 4OH कर दें तब ये बन जाएगा आपका 2H2O + O2। सब सही है।
4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन देखिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। 4 ऑक्सीजन था तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। अब ये काम हमारा सही है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि OH कभी कभी नहीं मिलेगा आपको। अब ये क्या होंगे, ढेर सारे मॉलिक्यूल OH के अपने आप जुड़ेंगे और एक बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे जो बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैथोड पे क्या मिलेगा हमको, एनोड पे क्या मिलेगा। ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था कि अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो कैथोड पे क्या जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा। तो देखिए कैथोड पे क्या जाएगा, पता लग रहा है कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एनोड पे कौन सी गैस बन रही है, ऑक्सीजन गैस बन रही है। वाटर तो कोई मतलब ही नहीं है, वाटर तो आपने लिया ही था। ठीक है, गैस की बात हो रही है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे ऑक्सीजन गैस जाके चिपकेगी। ठीक है, अब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस है इसीलिए पॉप की साउंड आती है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी गैस पॉप साउंड देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है, इसीलिए ये आपका पॉप का साउंड देगा। ठीक है, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब हमारा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि एसिडिफाइड वाटर, ये जो वाटर था ये एसिडिफाइड वाटर था क्योंकि आपने यहाँ पे HCl मिलाया था। तो एसिडिफाइड वाटर आपका इलेक्ट्रोलिसिस देगा और H2 और O2 आपकी गैस प्रोड्यूस होगी। अगर हम एसिडिफाइड वाटर ना लें, एग्जाम में आया है, अगर हम वाटर में एसिड ना मिलाएं तो क्या होगा, तो वाटर में एसिड नहीं मिलाएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। इसी एसिड के कारण ही ये जो आपका हाइड्रोजन है H+ और OH- में टूटता है, इसी एसिड के कारण ही। अगर आप एसिड नहीं लोगे तो आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा और इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप अभी पिछले एग्जाम में, अभी इसी बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यानी आप ये कह सकते हो कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयन। ठीक है, आयन कोई कंटेन नहीं करता है, इसीलिए आयन प्रोड्यूस करने के लिए हमको एसिड मिलाना पड़ता है। हो गया कंक्लूजन। कंक्लूजन में एसिडिफाइड वाटर अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, एसिडिफाइड वाटर अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोड्यूस H2 एंड O2, H2 एट कैथोड एंड O2 एट एनोड। ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट है फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जो लाइट की प्रेजेंस में होता हो, उसको हम बोलेंगे फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच decomposition reaction which takes place in the presence of light, सनलाइट लिख सकते हैं आप। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आगे जोड़ सकते हैं कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। इसे कह दिया जाए डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो ले लीजिए आप AgCl, इसी को बोलेंगे आप सिल्वर क्लोराइड। ये आपका सॉलिड होगा, किसकी प्रेजेंस में करना है, सनलाइट। सनलाइट ले लीजिए आप, ये क्या बन जाएगा, बैलेंस अभी कर रहा हूँ, Ag बनेगा और Cl बनेगा। ठीक है, तो Cl कभी
क्लोरीन गैस होती है कभी Cl के फॉर्म में नहीं मिलेगी। किसके फॉर्म में मिलेगी? Cl2 के फॉर्म में मिलेगी। अगर यहाँ पे Cl2 हो गया तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप आगे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे 2Ag हो गया, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? 2Ag। Ag2 नहीं लिखेंगे आप, 2Ag लिखेंगे, क्योंकि सिल्वर ये मेटल है आपका। मेटल आपके 2Ag 3Ag 4Ag हो सकता है, आपका सिल्वर Ag के फॉर्म में मिलता है। जितना Ag लेंगे उतना आप आगे लगा देंगे कि कितना Ag लिया है, 2 3 4 5। Ag और Ag जोड़ता नहीं है कभी, ठीक है। लेकिन क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन कभी भी Cl के फॉर्म में नहीं पाई जाती है। 2 क्लोरीन आपके आपस में आके जुड़े होंगे तो Cl2 होता है, ऐसे H2 होता है, N2 होता है, O2 होता है। तो ये सभी आपके इस तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है। अब ये सनलाइट यानी आप सिल्वर क्लोराइड लेंगे, बाहर धूप में ले जा कर के रख देंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाएगा। तो पता कैसे लगेगा ये बदला हुआ है? क्योंकि ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। जब आप इसको सनलाइट की प्रेजेंस में बाहर धूप में ले जा कर के रख देंगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा। ये सिल्वर, या आप कह सकते हैं हल्का ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं इसका डिकम्पोजिशन हो गया। अब एक और एग्जांपल लीजिएगा इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर मैं ले लूँ सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2AgBr, ठीक है। ये आपका ये भी सॉलिड होता है, ये हल्का पीला होता है, इसको आप लिख सकते हैं हल्के पीले को पेल LO कलर। ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है। ये पेल येलो कलर का होता है, हल्के पीले कलर का होता है। सनलाइट को आप HNu से भी दिखा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा उसी तरीके से 2Ag प्लस Br, सिल्वर कलर मिलेगा आपको। सिल्वर कलर मिलने का मतलब आपको Ag मिला है कंपाउंड, सॉरी एक एलिमेंट, और उसके बाद रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई आपको अपीयर होगी। रेडिश ब्राउन, और ये कौन सी गैस होती है? ये आपकी ब्रोमीन गैस होती है, ठीक है। फिर से देखिएगा, अब जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो आपको सिल्वर मिलेगा, सिल्वर कलर मिलता है और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। उसी तरीके से जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं एटमॉस्फेयर में तो आपको सिल्वर कलर केवल मिलेगा, ठीक है। और ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई आपको दिखाई देगी, धीरे धीरे निकल जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं पेल येलो से आपका ये सिल्वर में चेंज हो गया, यहाँ पे ये वाइट से सिल्वर में चेंज हो गया। इसका मतलब इस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो गया सिल्वर में, इस कंपाउंड का भी डिकम्पोजिशन सिल्वर में हो गया। इसमें क्लोरीन गैस निकल गई, इसमें आपकी ब्रोमीन गैस निकल गई आपकी बाहर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट रिएक्शन सिंपल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।